सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। आज मैं आपके सामने आया हूं बेसिकली स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने, अप्लाइड मैथ्स कैसे क्रैक किया जाए फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। बच्चों, एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो सिलेबस का लेआउट है उसे बहुत ही आसानी से छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे चंक्स में तोड़ा जा सकता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। उस चंक्स को कवर करना ईजिली कवर भी होगा। देखो, बड़े से टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में अगर तोड़ दिया जाए तो उसे काम में करने में या कंप्लीट करने में आसानी होती है। बस वही बात मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं आपके लिए वो सपोर्ट लेकर आया हूँ जिससे आपको ये पता चले कि क्या करना है पहले और किस चीज़ को अपन को बाद में करना है, मतलब प्रायोरिटी, मतलब वेटेज वाइज, और उसमें भी अंदर जाके क्या पढ़ना है। तो ये कंप्लीट एक एनालिसिस मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर इस पर्टिकुलर सर्कल को हम कहेंगे द लूप ऑफ सक्सेस। आपके सामने बना हुआ द लूप ऑफ सक्सेस। देखो बच्चों, कैसे समझते हैं इसे, इसका मतलब क्या है। पहली बात तो ये पूरे लूप में एक सेंट्रल पार्ट है, मतलब आप जितना सेंट्रल पार्ट के पास हो आपके लिए वो चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट, उतना ज़्यादा वेटेज रखता है, उतनी ही प्रायोरिटी रखता है। जैसे जैसे सर्कल में अपन बाहर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो बाहर लिखे हुए चैप्टर्स हैं अवेलेबल, पर उन्हें उसी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग करना है कि अगर बाहर की तरफ जा रहे हैं तो प्रायोरिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। अब देखो, सिलेबस इतना बड़ा है, कई सारे टॉपिक्स हैं, पर उसे आसानी से ब्रेक किया जा सकता है छोटे छोटे पार्ट्स में। देखिए जरा, सबसे पहले क्या मैंने यहाँ पर आपके लिए जो सेंट्रल पार्ट में लिखा हुआ है वो लिखा है अलजेब्रा। देखो भाई, अलजेब्रा ना अपन 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो अलजेब्रा वाला पार्ट ना रिलेटिवली हमारे लिए ईजी होता है। अलजेब्रा समझना आसान होता है, उसके क्वेश्चन इजी बनते हैं और आप उसे आसानी से टेकल कर लेते हो। अलजेब्रा में क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, सबसे पहले अगर देखा जाए तो वेटेज की बात करते हैं। वेटेज है 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स का इतना लंप सम वेटेज है, तो इस पर्टिकुलर अलजेब्रा पार्ट को सबसे पहले करना चाहिए। इसके चैप्टर्स कौन कौन से हैं आपके पास लूप में ही दिख रहा है। सेट थ्योरी बहुत ही आसान चैप्टर है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वो भी आसान है। रिलेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, दिस ऑल आर द चैप्टर। सीक्वेंस सीरीज का बहुत सारा हिस्सा तो आप क्लास 10th में पढ़ के आए हो, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है वो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा सा न्यू है, पर इसका जो मेरा वन शॉट है उसको जाके एक बार 2x पे देखना, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने वहाँ कवर किए हुए हैं, बस आपको उस वन शॉट को देख लेना है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। और यहाँ पर देखा जाए सेट और रिलेशन, इसका भी बहुत डिटेल्ड वन शॉट बना रखा है मैंने, तो उसे भी 2x पे देखिए आप, और ध्यान से सारी चीज़ों को पॉइंट वाइज नोट करते हुए चलिए। उतना कर लिया तो कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये पूरा का पूरा अलजेब्रा आपके पास वन शॉट में, आपके वन शॉट में कवर्ड है। बस आपको उतना ही देखना है, यू विल गेट द फुल मार्क्स। तो मेरे हिसाब से 15 नंबर की तैयारी तो हमारी पूरी है। फिर भी अगर मैं आपको यहां पर गाइड करना चाहूं कि इसमें करना क्या है, तो देखो बच्चों, अलजेब्रा में कैसे डिवाइड किया। सेट, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, पीएनसी मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज और रिलेशंस, ये अपने पास कुल मिला के 4 चैप्टर्स हैं। वेटेज है 15 मार्क्स का, समझना ध्यान से। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एनसीआर और एनपीआर की जो बेसिक प्रॉपर्टी वाले फॉर्मूले हैं वो कर लेना। फिर उसके बाद से यहाँ पर बच्चों देखो, साथ में अपने पास वर्ड प्रॉब्लम कुछ रहेंगी, जिसमें अपन को ये बताया जाता है कि भैया कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, है ना, कितने सिलेक्शन पॉसिबल हैं। वो सारी चीज़ें अपन बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो आसानी से फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और हो जाते हैं। इसके बाद से बच्चों एक ऐसा टाइप आएगा जहाँ पर जो थिंग्स हैं वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैदराबाद में कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो वहाँ पर आप कुछ लेटर्स की रिपीटेशन देख पाते हो, जैसे ए का रिपीटेशन है वहाँ पर, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो रिपीटेशन वाले का जो सिंगल सा एक फॉर्मूला है, बस वो यूज़ कर लेना, आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे उसमें। तो ये पार्ट देख के जाना। When the objects are not distinguishable, तो ये आपके लिए एक मोटे मोटे तौर पे लेआउट हो गया, मुझे देखना क्या है। अच्छा, अगली बात, यहां पर अगर बात करें सेट में, तो सेट में आपको मेनली फोकस करना है कार्डिनलिटी फॉर्मूला पे और वेन डायग्राम पे। इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी से करना, इसी के क्वेश्चन आने की 100% गारंटी है। अगली बात, यहां पर बात अगर करें तो यहां पर रिलेशन में क्या करूं, बस रिलेशन की डोमेन और रेंज कर लूं और बेसिक सी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन कर लूं, काम हो जाता है। जो आपके ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनके कंपैरिजन वाले वो क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। तो डोमेन रेंज रिलेशन की देख लेना एक बार, वो भी पूरा कवर किया है वन शॉट में, उससे काम हो जाएगा। और उसके बाद से सीक्वेंस सीरीज में आपको देखो है बड़ा चैप्टर, लेकिन उसमें करना क्या है मेजरली, सम ऑफ जीपी वाला पार्ट जरूर देख के जाना है, अच्छे से देख के जाना है सम ऑफ जीपी वाला। रिलेशनशिप बिटवीन एएम एंड जीएम ये भी देख कर जाना है। ये आपको पता है कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये सारी चीजें कवर्ड है, तो ये पार्ट देख के जरूर जाना। ये हो गया आपका सीक्वेंस एंड सीरीज में, ठीक है। तो ये अलजेब्रा का पूरा लेआउट डिफाइन कर दिया।
अगली बात, अब बात आती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की। बेटा ये चैप्टर का वेटेज 12 मार्क्स का है, 15, 12, 27 मार्क्स हमारे सिक्योर हो जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का भी पूरा का पूरा आपका क्या बन रखा है बच्चों, यहाँ पर वन शॉट बना हुआ है, रेडी है, बस जाके देखना है। तो वहां पर क्या बेसिकली करना है आपको, कोरिलेशन कोवेरिएंस के क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, कोरिलेशन और कोवेरिएंस के। इसके बाद से मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आप डिस्पर्जन के जो क्वार्टाइल डेविएशन होते हैं और बेसिक सा फॉर्मूला है परसेंटाइल रैंक का, ये दो चीजें बस देख के जाना। तो ये पार्ट अगर अपन ढंग से करके जाएंगे ना तो क्वेश्चन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन ना बने, 100% क्वेश्चन बनेगा। तो ये बेटा वेटेज होगा 12 मार्क्स का, किसका, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का, और ये उसके मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। ये बाइफर्केशन आपके लिए पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का ऐसे बन गया। क्या आपको अभी लूप समझ में आ रहा है, ये सक्सेस का जो लूप है कैसा बना हुआ है। अगली बात है बच्चों अपने पास यहाँ पर कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी सेकंड लेयर में आते हैं। सेंट्रल में ये चैप्टर से कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी सेकंड लेयर में आते हैं। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए प्रोबेबिलिटी को, इसके बाद जो सेकंड लूप में है। यहाँ पर बेटा ये 8 मार्क्स का वेटेज रखता है और इसमें आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, ये दो चीज़ों पर 100% फोकस डालना है। ये दो चीज़ों पर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, इन दो चीज़ों पर पूरा फोकस डाल देना। तो ये हो गया आपका, ये 8 मार्क्स का बाइफर्केशन हो गया। अगली बात बचती है कैलकुलस। कैलकुलस थोड़ा लेंदी पड़ जाता है बच्चों को, पर अगर देखा जाए तो आपके, देखो एक बात और है, आपको लगता है ना कि क्वेश्चन टफ आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्वेश्चन इजी आएगा। आपका फंडामेंटल कंसेप्चुअल बेस अच्छा होना चाहिए। लिखने की जो स्टेप्स होती है, राइटिंग मेथड जो होता है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। जितनी चीज़ें आपको आती हैं क्वेश्चन के बारे में, उन चीज़ों को लिखो जरूर बच्चों, उसे स्किप मत करो। जो जो चीज़ें उस क्वेश्चन के बारे में पता है उतना लिख दो, भले ही पूरा क्वेश्चन नहीं बनता कोई दिक्कत नहीं है। कभी ऐसी सिचुएशन मान लो आ गई कि क्वेश्चन बनता ही नहीं है, तो क्या करूं बेटा, उसकी जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं या फिर जो चीज़ें आपको उस क्वेश्चन के बारे में पता है सॉल्यूशन को लेकर, जरूर मेंशन करें उन बातों को। मार्क्स मिलते हैं बेटा, टीचर कभी भी बच्चों के लिए नेगेटिव नहीं होते हैं। वो हमेशा ये देखते हैं कि बच्चा स्ट्रगल कितना कर रहा है, एफर्ट्स कितने लगा रहा है, और 100% आपको मार्क्स मिलेंगे। और आप सब तो पढ़ने वाले हो यार, आप जबरदस्त बच्चे हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कैलकुलस को कैसे डिवाइड करें। सबसे पहले फंक्शन में डोमेन रेंज कर लेना। देखो फंक्शन की यहाँ पर आएगी तो डोमेन रेंज कर लेना, वो यहाँ पे लिखा है मैंने, फंक्शन की डोमेन रेंज। उसके बाद से बच्चों लिमिट्स के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, कौन से वाले, अरे वो थे नहीं क्या, x की पावर n, है ना, वो फॉर्मूले थे ना अपने पास, x की पावर n, a की पावर n, ये वाले फॉर्मूले जो है ना, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a हो गया, ये a की पावर x माइनस का 1 अपॉन में x हो गया। ऐसे ऐसे फॉर्मूलों पे ज़्यादा फोकस करना। ये फॉर्मूले जो स्टैंडर्ड लिमिट के जो फॉर्मूले हैं, इन पे ज़्यादा फोकस करना है। साथ ही साथ बच्चों डिफरेंशिएशन में आपको चेन रूल वाले क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं। ये पूरा का पूरा कैलकुलस 10 नंबर का है फॉर श्योर। अगर आप इतना पार्ट कर लेते हो ढंग से तो आप 8 नंबर तो लेकर आ ही जाओगे। गई एक आध दो एमसीक्यू में हो सकता है यहाँ वहाँ हो जाए, लेकिन आप लेकर आ जाओगे। तो इन पर्टिकुलर पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना। तो ये रहा पूरे कैलकुलस का बाइफर्केशन विद द वेटेज विद द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। अब बच्चों बारी आती है थर्ड लूप की। थर्ड लूप में मेरे पास बनता है बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, है ना। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स को मैंने और अच्छे तरीके से बाइफर्केट किया है। आपको यहाँ पर 15 नंबर मिलने वाले हैं। इसका भी आपके सारे के सारे वन शॉट बन चुके हैं, बस आपको 2x पे देख लेना है, काम हो जाएगा। यहाँ पर जीएसटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई हैं। और साथ में आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न भी भरवा के रखा हुआ है, वो भी कर लेना, तो उससे भी काम हो जाएगा। बच्चों एन्युटी हो गया, यहाँ पर एन्युटी में अपने पास क्या मिल जाएगा, रेगुलर और ड्यू, बस दो ही चीज़ें करनी है। डेफर्ड एन्युटी नहीं आएगा, मत करना। एन्युटी, रेगुलर एंड ड्यू, इस पे ज़्यादा फोकस करना। अच्छा रेगुलर क्या होता है और ड्यू क्या होता है, सब चीज़ें वहाँ मैंने मेंशन कर रखी हैं, आराम से डिस्कस कर रखा है, बस जाके देखना है आपको। अगली बात, नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में नॉमिनल रेट एंड इफेक्टिव रेट, इस पे ज़्यादा फोकस करना है, नॉमिनल रेट और इफेक्टिव रेट पे। तो ये पूरा का पूरा बाइफर्केशन हो गया बेटा किसका, अपने फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का। इसमें दो चीज़ें और आ जाएंगी आपके पास। एक आ जाएगा आपका यूटिलिटी बिल, इसका भी वन शॉट है, बस वही वन शॉट काफ़ी है। यूटिलिटी बिल वही वन शॉट अपने आप में सफिशिएंट है। यूटिलिटी बिल्स ये वाला कर लेना, यूटिलिटी बिल्स कर लेना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा छोटा सा चैप्टर है और छोटा सा वन शॉट है। कैसे बिल बनते हैं, कैसे कैलकुलेशन होता है, सब चीज़ें वहाँ दी हुई हैं, समझ गए। तो वहाँ पर जाके अपन को देखना है। तो यूटिलिटी बिल एक इसका हो गया जो छोटा सा चैप्टर है, करके जाना चाहिए। तो अभी तक आपने यहाँ पर जो देखा, ये आपका फर्स्ट लूप, सेकेंड लूप, थर्ड लूप कवर हो चुका है। और इसके सारे के सारी बातें मैंने अभी यहाँ पे कर ली बेसिक ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स को लेके। थर्ड लूप में एक और चैप्टर बचा हुआ है, कौन सा भैया, स्ट्रेट लाइन और सर्कल एंड पैराबोला। सबसे पहली बात तो स्ट्रेट लाइन का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत ही वास्ट है। कुछ मत करो, एक पेज उठाओ, उस पेज पे जितने फॉर्म्स ऑफ लाइन है सारे लिख डालो। सारे 6 फॉर्म है, 6 के 6 फॉर्म लिख डालो। मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है, उसको आप बहुत
मतलब बहुत फास्ट पेस में भी देखोगे तो भी सब समझ में आएगा। तो उसमें सारे के सारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म हैं वो लिख डालना है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। सारे के सारे फॉर्म, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, ये क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, इसके क्वेश्चन भी आने के बहुत चांसेस हैं। ये दो चीज़ें और कर लेना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लाइन एंड डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। अब रही बात सर्कल एंड पैराबोला, बेटा सबसे ईजीएस्ट चैप्टर होता है ये। इसके वन शॉट में आप जाके देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, अरे बेटी भैया तो ऐसे ही हो गया, खटाखट हो गया। तो उसमें बस क्या है, सर्कल के जो 2-3 फॉर्म है वो करने होंगे आपको, जिसमें सेंटर निकालना है, रेडियस निकालनी है, पॉइंट की लोकेशन निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, है ना। और आगे समझो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल देख लेंगे, फिर पैराबोला के 4 फॉर्म है, बस 4 फॉर्म कर लो, काम खत्म। उसमें बस आपको क्या निकालना होगा बेटा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है, बस और कुछ निकालना ही नहीं है, और इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है या फिर फोकस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ये दोनों तो फ्री के मार्क्स देकर जाएंगे, फ्री के मार्क्स। तो ये भले ही चैप्टर बड़ा है पर इसे डिवाइड कर दो, कट शॉर्ट कर दो, छोटे छोटे चंक्स में तोड़ दो। कैसा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लाइंस पढ़ लिया अपन ने, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिया, सेक्शन फार्मूला पढ़ लिया, एक आध क्वेश्चन सेंट्रॉइड का जो क्लास 10th में भी था वो देख लिया अपन ने, और फिर उसके बाद से कैसे कौन सा पैरेललोग्राम है ये पता करने के लिए भी पूरी मेथड बता रखी है, वो देख लिया अपन ने। और ये सर्कल और पैराबोला खटाखट कवर हो जाएगा। तो ये जो लूप ऑफ सक्सेस है ना, इसमें ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लूप में लिखे हुए हैं। अब आप बोलोगे और भी तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, देखो भाई, और जो चैप्टर्स है एडिशनल टॉपिक, उसमें बोर्ड स्ट्रीम है, क्लॉक कैलेंडर है, टाइम स्पीड है, टाइम एंड वर्क है, एवरेजेस एंड लॉग एंड इंडाइसिस। तो लॉग इंडाइसिस का मतलब इसमें कई सारे आपके पास वन शॉट है, तो उनको जाके देखना, सारे वन शॉट बन रखे हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे, देखो बेटा ये जो चैप्टर्स है ना, ये पूरे के पूरे चैप्टर्स मिल के 9 से 12 नंबर लेकर आते हैं। मतलब अगर तुमने बस ये लूप वाले चैप्टर्स भी कर लिए तो गई से गई हालत में तुम 80 में से 70 नंबर तो लेकर आ ही जाओगे। रही बात इन कुछ क्वेश्चन की, तो इन कुछ क्वेश्चन के लिए भी बहुत सारे बने हुए हैं, उनको जाके देखो, क्वेश्चन करो और बेसिक से चीजें करके चलो, वो हो जाएगा। अब ऑड वन आउट का एक ऑड वन आउट होता है ना जो लॉजिकल रीजनिंग में, देखो लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है जो तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है। तो तुम अगर उसमें ऑड वन आउट तुम्हें दिया है तो तुम आराम से कर सकते हो, सिटिंग अरेंजमेंट में एक सर्कल बना के या लाइन बना के भी आराम से कर सकते हो, तो वो चीजें भी हो सकती है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग हो गया और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया। इसमें से लॉग और इंडाइसिस से एक क्वेश्चन 100% तय है, बोर्ड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन 100% तय है, क्लॉक कैलेंडर से एक क्वेश्चन 100% तय है, पर ये 4 नंबर में नहीं आते, ये आते हैं 2 नंबर में, ये आते हैं एमसीक्यू में। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पर जाके आपको थोड़ा फोकस करना है। अगर ये लूप ऑफ सक्सेस मतलब बस लूप को आपने कर लिया तो 70 मार्क्स आपके पक्के होते हैं। और कॉन्फिडेंट रहो बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा, डरना नहीं। क्वेश्चन सामने आता है ना, तो उस क्वेश्चन के बारे में सारी डिटेल्स को पहले प्रॉपरली लिखो और उसके बाद से आप अपना फंडामेंटल कंसेप्ट लगाओ। आपसे क्वेश्चन 100% बनेगा, यार रॉकेट हो तुम लोग यार, बस पेपर में बैठ के देखो, आग लगा दोगे। तो ये जो आपके लिए मैंने पूरे चैप्टर्स का बाइफर्केशन किया है, दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यू, फॉर यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट और ऑल्सो यूज दिस पर्टिकुलर बाइफर्केशन फॉर योर स्टडी प्लान। अब देखो बच्चों, ये सब बातें तो हो गई, क्या तरीके होने चाहिए। जब भी आप बैठ के पढ़ते हो, मान लो आपने 2.5 घंटे भी बैठ के, मैं सही पढ़ा अभी जस्ट ये वीडियो देखने के बाद 2.5 घंटे पढ़ा, ऑलवेज मेक शॉर्ट नोट्स, मतलब जो की पॉइंट्स मिल रहे हैं उन्हें हमेशा पेज पे लिखते जाओ, ऊपर चैप्टर का नाम लिख दो, वो पेज को सेपरेट रख दो उठा के। ये कब काम आएगा, जब मॉर्निंग में एग्जाम के जस्ट पहले रिवीजन करूंगा तो सही है। फॉर्मूला शीट भी कह सकते हैं उसे, तो फॉर्मूला शीट या फिर क्या बोलते हैं शॉर्ट नोट्स, जो बेसिक सी डेफिनेशंस की 1 लाइनर डेफिनेशंस है वो। अगली बात, एमसीक्यू के मिक्स क्विज क्या होते हैं। जैसे मान लो मैंने पढ़ लिया 2.5 घंटा, अब मेरे को 15 मिनट का रेस्ट लेना है, मैंने ले लिया 15 मिनट का रेस्ट। कभी भी आप लोग की फोकस जो रहता है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, कभी भी 45 से 50 मिनट के से ज़्यादा एक साथ बैठ के मत पढ़ो। जैसे ही 50 मिनट हो जाए, टेक और ब्रेक ऑफ 5 मिनट, वॉक करके आ जाओ, दौड़ के आ जाओ फटाफट, उससे तुम्हें ऑक्सीजन मिल जाएगी, दिमाग तेज काम करेगा। ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं, यानी कि 50 मिनट पढ़ा, आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, नॉट लाइक दैट। 50 मिनट कंसिस्टेंटली पढ़ो, टाइमर लगा के पढ़ो कि भाई 50 मिनट तक हिलूंगा नहीं अपनी जगह से, पूरा फोकस रहेगा। उसके बाद से एक 5 मिनट का ब्रेक लो या 10 मिनट का ब्रेक लो, कुछ हल्का पानी पियाओ भाई, घूमाओ एक बार, फिर वापस अपनी स्टडी स्पेस पे आ ही जाना है, गेट बैक टू योर स्टडी स्पेस, फिर से एक 50 मिनट का साइकिल लगा लो। तो 50 मिनट फोकस आप आराम से कर सकते हो, और ऐसे आप देखोगे कि चीज़ें कवर होती जा रही है, यार मुझसे बन रहा है। तो जब ये जब करोगे, ऐसा करने के बाद मान लो आपने 3 सिटिंग लगा ली है ना, तो 50-50 मिनट की 3 सिटिंग लगाने के बाद आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद से एक आधे घंटे का स्लॉट हमेशा रखो जिसमें रैंडमली एमसीक्यू टिक कर लो जो बुक के लास्ट में दिए रहते हैं। उन 5 एमसीक्यू 10 एमसीक्यू को भी आप ले सकते हो, 10 एमसीक्यू 15 मिनट में करने हैं अपन को। तो ये मिक्स्ड क्विज होगा, मिक्स्ड चैप्टर से लेना, सिंगल चैप्टर से नहीं। तो उससे तुम्हें ये कॉन्फिडेंस आएगा कि यार एमसीक्यू तो बनता है मुझसे,
टॉपिक आता है मुझे, वो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। तो ये एमसीक्यू का मिक्स क्विज कैसे बनाओगे, लास्ट जैसे 3 स्लॉट लगाने के बाद 15 मिनट या 30 मिनट का जो गैप लिया तुमने, उसमें 30 मिनट में कोशिश करो कि 10 से 12 क्वेश्चन रैंडमली 4-4 क्वेश्चन पर चैप्टर से हो जाए, वही तरीका होता है। इसी तरह से 4-4 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन का सब्जेक्टिव टेस्ट भी खुद कर लो। आज की डेट में अगर पढ़ाई खत्म हो गई है तो लास्ट में रात को सोने से पहले 4-4 क्वेश्चन का एक सब्जेक्टिव टेस्ट बनाओ फॉर द हायर वेटेज चैप्टर्स। ट्राई टू राइट द सॉल्यूशन इन स्टेप्स। क्लियर है? इससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि चलो ठीक है, मुझसे बन रही है चीजें, सब्जेक्टिव भी आता है ऑब्जेक्टिव भी आता है। बस ये कॉन्फिडेंस तुम्हें जिताएगा। ठीक, अगली बात, स्टे फोकस्ड एंड कॉन्फिडेंट। यार बच्चों, मैंने पहले ही कहता हूं, देखो मैंने बोला ना कि जिस दिन मेरी बात सुन रहा हर बच्चा अगर वो खुद में बिलीव करने लगे तो वो यार खतरनाक है, उससे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है। मैं वही चाहता हूं कि तुम्हारा जो प्योर फॉर्म है ना वो निकल के बाहर आए। ठीक है, बस कॉन्फिडेंट रहो, आग लगा दोगे, 100% आग लगा दोगे। बी रेडी एंड बी कॉन्फिडेंट एंड बी फोकस्ड। क्लियर है? तो ये सारी स्ट्रेटेजी थी जो मैं लास्ट मिनट पे आपको दे सकता हूं। और इसी के साथ बच्चों, सबसे पहले बहुत बड़ा ऑल द बेस्ट आप सभी को, बहुत बड़ा ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।